अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल्स की पाकिस्तान स्टडीज़ की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। इस सिलसिले में हम आ, आज एनवायरनमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अच्छा, ये टॉपिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ना इंडस्ट्री और टर्शरी सेक्टर दोनों को कवर करता है। आपको याद है 3 तरह के सेक्टर्स होते हैं। प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब एनीथिंग विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अर्थ और नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि हमने उसमें एग्रीकल्चर देखा था, उसमें माइनिंग देखी थी। सेकेंडरी, प्राइमरी रिसोर्सेज से हासिल होने वाली चीज़ों की मदद से कुछ नया प्रोडक्ट बनाना, गंदम से निकाल के ब्रेड बना देना, सेकेंडरी है। ठीक है, माइनिंग से लोहा निकला था उससे स्टील बना दिया, सेकेंडरी है। गाड़ियाँ बनाना, कपड़े बनाना, जितनी भी चीज़ें किसी फैक्ट्री से बन के निकलती हैं वो सब सेकेंडरी इंडस्ट्री कहलाती है। टॉपिक है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, लेकिन इसमें इन्होंने सेकेंडरी के साथ साथ टर्शरी भी ले लिया है। टर्शरी क्या होता है? ऐसी इंडस्ट्री, ऐसा एरिया जिसमें कि कोई प्रोडक्शन डायरेक्टली फिजिकल ना हो रही, जिसको हम कहते हैं टेंजिबल गुड्स ना हो। टेंजिबल वो होता है जो हाथ में आ जाए, इनटेंजिबल हो जो हाथ में नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल टूरिज्म, रिटेल, एक जगह से सामान लेते हैं दूसरी जगह बेचते हैं, सर्विस क्या दे रहे हैं? सामान बेचने की। टेंजिबल नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा उनके पास। ठीक है, बार्बर है, लॉयर है, एजुकेशन है, ये सब सब टर्शरी सेक्टर है। तो बैंकिंग है, बहुत बड़ा सेक्टर बैंकिंग है। एयरलाइन इंडस्ट्री है, सर्विस दे रही है, कोई प्रोडक्ट नहीं बेचती। ठीक है, सर्विसेज बेचती है। तो हम शुरू करते हैं इंडस्ट्रीज़ यानी सेकेंडरी सेक्टर से। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए? तो आपको चाहिए है जो चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, चारों चाहिए। थोड़ी सी उसमें डिटेल और है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं? 4 होते हैं। लैंड, वो जगह जहाँ पे के प्रोडक्शन की जाएगी। लेबर, वो लोग जो कि इस काम को कर रहे होंगे। कैपिटल, वो पैसा और मशीनरी जो इसको काम को करते वक्त लगाया जाएगा। एंटरप्राइज, एंटरप्रेन्योर, वो बंदा जो कि इन सारी चीज़ों का रिस्क लेगा, मैनेज करेगा, मालिक, ओनर। ठीक है, ये 4 चीज़ें चाहिए होती हैं किसी भी कारोबार करने के लिए। अच्छा, अब जब आप इंडस्ट्री की बात करते हैं, उन्होंने थोड़ी सी डिटेल और बता दी कि जाहिर है आपको इंडस्ट्री लगाने के लिए कैपिटल की की मदद से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें खरीदनी होंगी। फॉर एग्जांपल पावर तो चाहिए ही चाहिए होगी ना, इंडस्ट्री पावर से चलेगी, एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, पावर या एनर्जी कह लें। फिर आपको रॉ मटेरियल तो चाहिए होगा ना, अगर सेकेंडरी इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो रॉ मटेरियल चाहिए होगा। तो ये 2 चीज़ें इन्होंने इसमें ऐड कर दी। इसी तरह से अब एक एक करके इन पे बात कर ली गई तो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले रॉ मटेरियल क्या होता है भाई? व्हाट इज रॉ मटेरियल? अनाबिया बाजी, रॉ मटेरियल क्या होता है? वो सामान जिसकी मदद से कोई दूसरा सामान बनाया जाता है, वो रॉ मटेरियल होता है। जैसे कपड़ा बनाने के लिए कॉटन रॉ मटेरियल है, जैसे स्टील बनाने के लिए आयरन रॉ मटेरियल है। ठीक है, ऐसे बेतहाशा रॉ मटेरियल्स होते हैं। जितने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं उसी तरह से रॉ मटेरियल होते हैं। रॉ मटेरियल ऐसे भी होते हैं जो ख़त्म हो जाएंगे। रॉ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जो कि रॉ मटेरियल तो हैं लेकिन वो सस्टेनेबल बनाए जा सकते हैं। जैसे पानी भी तो एक रॉ मटेरियल है बास प्रोडक्शंस में। कोई केमिकल बना रहे हैं, कोई दवा बना रहे हैं, हर चीज़ में तो पानी इस्तेमाल होता है इंडस्ट्री में। यहाँ तक कि चमड़ा बनाने में भी पानी इस्तेमाल होता है। चमड़े को धोएंगे कैसे, उसकी सफाई कैसे करेंगे? या कोई केमिकल उस पर लगाना है तो केमिकल पानी में मिला हुआ ही तो लगा होगा। तो पानी का इस्तेमाल तो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पानी का इस्तेमाल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन पानी को सस्टेनेबली यूज़ कर सकते हैं। सस्टेनेबल यूज़ समझते हैं कि वो बार बार यूज़ हो सके, रीयूज़ हो जाए, वो कंज्यूम नहीं हो जाएगा। मेरे पास 10 कॉटन की बेल्स आई थी, 10 कॉटन की बेल्स के 100 जोड़े बनाए और भेज दिया। अब वो कॉटन की बेल्स कहाँ गई? गई। लेकिन मेरे पास 10 गैलन पानी आया था, 10 गैलन पानी को मैंने टैनरी में धोने के लिए इस्तेमाल किया, अभी पानी वहीं है। लेदर चला गया, पानी तो वहीं का वहीं है, उसको मैं रीयूज़ कर सकता हूँ, उसको मैं किसी प्रोसेस से गुजार के साफ करके फिर इस्तेमाल कर लूँ।
तो रॉ मटेरियल में कुछ तो कंज्यूम हो जाएंगे, कुछ रीयूज हो सकेंगे। ठीक है। अच्छा, जब हम किसी फैक्ट्री की लोकेशन का फैसला कर रहे होते हैं तो हमारे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम ये देख लें कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ अवेलेबल हैं या नहीं हैं। इसको कहते हैं, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आएगा। इसको कहते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन ऑफ लोकेशन। मुझे कहाँ फैक्ट्री लगानी है, कहाँ लगाऊं फैक्ट्री? आपके घर के बराबर में लगा दूं, उसका क्या फ़ायदा है? आपको जाना नहीं पड़ेगा दूर। लेकिन क्या कोई नुकसान है आपके घर में फैक्ट्री बराबर में फैक्ट्री लगाने का? सबसे पहला मसला है कि क्या वहाँ लेबर अवेलेबल है? लेबर आ जाएगा काम करने के लिए? हाँ भाई, करीब में ही कुछ ऐसे इलाके हैं वहाँ से लेबर आ जाएगा, ओके। क्या वहाँ रॉ मटेरियल पहुँच जाएगा? रॉ मटेरियल तो कोयटा से आएगा, बहुत लंबा रास्ता है। फिर गली इतनी चौड़ी नहीं है कि उसमें बड़े बड़े ट्रक आ सकें। क्या रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे? इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स हैं वहाँ पे, पानी की लाइनें डली हुई हैं, वेस्ट मटेरियल की लाइनें डली हुई हैं, वहाँ पे बिजली मौजूद है। हालांकि पावर में अलग से भी लिख रहा हूँ, पावर रिसोर्सेज प्रॉपर मौजूद हैं। फिर वहाँ बैंक्स हैं, क्योंकि जब आप कोई इंडस्ट्री खोलेंगे आपको बैंक से लेन देन करना होगा, आपको सैलरी देनी होगी वर्कर्स को, ये सब कुछ करना होगा। बैंक करीब में कोई है कि नहीं है? फिर वहां पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या हैं? भाई गली में खोल ही नहीं सकते, गवर्नमेंट ने मना किया हुआ है इंडस्ट्रियल जोन में जाके खोलो। चलो भाई, फैसले गलत हो गया। तो ये फैसला करते हुए आपको देखना होगा, बाज इलाकों में गवर्नमेंट कहती है अगर यहाँ खोलोगे ना तो बिजली सस्ती दूंगी, यहाँ खोलोगे तो बिजली महंगी दूंगी, यहाँ खोलोगे तो गैस सस्ती होगी। यहाँ तो गवर्नमेंट भी लोकेशन के डिसीजन को, गवर्नमेंट पॉलिसीज जो हैं वो इन्फ्लुएंस कर रही होती है। गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है? यहाँ खोलोगे तो सस्ती दूंगी, क्यों भाई? गवर्नमेंट चाह रही होती है कि कुछ खास इलाकों में इंडस्ट्री ना खुले, फॉर एग्जाम्पल रेजिडेंशियल एरिया में ना खुले, लोग रह रहे हैं वहीं पे पोल्यूशन कर रहे हैं लोग। गवर्नमेंट चाह रही है एक जगह हमने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, रोडें ही बना दी, पावर भी दे दी, ये भी कर दी, अब वहीं खोल लो भाई, ताकि आसानी हो हमें भी, हर जगह 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 जाके हमें इंफ्रास्ट्रक्चर ना देना पड़े। तो जहाँ गवर्नमेंट को आसानी होती है वहाँ पे गवर्नमेंट फिर आने के लिए कुछ इंसेंटिव देती है कि अगर आप यहाँ खोलोगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट क्या बनाती है? इंडस्ट्रियल जोन्स, ऐसे इलाके जहाँ इंडस्ट्री खोलने पे आपको फ़ायदा होता है। और इंडस्ट्रियल जोन भी स्पेसिफिक होते हैं। ये कॉटन इंडस्ट्रियल का जोन, यहाँ पे कॉटन की ज़्यादातर खुली हुई है। ये एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का जोन है, यहाँ पे एक्सपोर्ट रिलेटेड प्रोसेसिंग की ज़्यादा इंडस्ट्री खुली हुई है। इस तरह के स्पेसिफिक भी होते हैं। ठीक है जी। रॉ मटेरियल यहाँ पे आसानी से आ रहा है कि नहीं आ रहा, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये छोटा सा चार्ट फिगर 9.3 के नाम से दिया हुआ है, इसको भी देख लीजिएगा। मैंने सारी चीज़ें कवर कर ही ली हैं, इसलिए तस्वीर नहीं दिखा रहा उसकी। फिर रॉ मटेरियल पे बात करते हैं। रॉ मटेरियल दो तरह का हो सकता है। एक तो रॉ मटेरियल वो होगा जो प्राइमरी होगा, एक रॉ मटेरियल वो होगा जो सेकेंडरी होगा। ये क्या बात हुई? प्राइमरी रॉ मटेरियल और सेकेंडरी। टर्शरी तो हम इसलिए नहीं ले रहे कि वो लेबर सर्विसेज में डाल दिया हमने कि लेबर में आएगा वो तो सारा काम जो बंदे करके दे रहे होंगे। प्राइमरी रॉ मटेरियल का मतलब क्या होगा? से मसलन कॉटन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन, वूल, वुड और मिल्क, आयरन, फ्रूट। कोई जूस का आप कोई कारखाना खोल रहे हैं, फ्रूट चाहिए होगा आपको। उसके अलावा प्राइमरी में ही बाज़ सोर्सेज नेचुरल हैं जो कि रीयूजेबल हैं, जैसे कि वाटर। अच्छा, वुड यहाँ से काट के यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि वुड ग्रो हो जाती है दोबारा, दरख्त दोबारा उग जाता है। फिश भी यहाँ लिख सकते हैं, बहुत दफ़ा बहुत से लोग यहाँ लिखते हैं, रीयूज़ करते हैं। अच्छा, सनलाइट जो है ना पावर में आती है, बिल्कुल पावर में आती है, प्राइमरी में ही आएगी। अच्छा, ये रिन्यूएबल होने की वजह से आएगी यहाँ पे पावर, जैसे कि सनलाइट है, जैसे विंड है। सेकेंडरी रिसोर्सेज कौन से हैं?
जो कोई इंडस्ट्री दूसरी बना के दूसरी इंडस्ट्री को बेच रही है, क्या कोई इंडस्ट्री को किसी दूसरी इंडस्ट्री से भी सामान लेना पड़ता है रॉ मटेरियल के तौर पे? ऐसा हो सकता है? आप जीन्स बनाते हैं, उसको सीते हैं, तो आपको चाहिए होता है धागा। अब धागा क्या है? धागा किसी इंडस्ट्री से बन के आया ना, जमीन में से तो नहीं निकला, पौधों में से धागे निकल रहे हैं, है ना? बटन किसी इंडस्ट्री से बन के आए होंगे। गाड़ी का कारखाना है, उसको जो है वो शीशे बने हुए चाहिए, कहीं से बने हुए किसी इंडस्ट्री से बन के आए होंगे। फिर बाज ओर्स, जैसे आयरन है, अब आयरन तो नेचुरल प्राइमरी निकला, आयरन की मुझे ये शक्ल नहीं चाहिए, आयरन की मुझे वो शक्ल चाहिए, उसको प्रोसेस करके भेजो, तो वो एक इंडस्ट्री ने प्रोसेस किया होगा, फिर आपको भेजा होगा, तो अगेन ठीक है। तो इसी तरह से केमिकल्स हैं बहुत सारे। सबसे ज्यादा कौन सा केमिकल दुनिया में इंडस्ट्री में यूज होता है? एक ऐसा केमिकल जिसकी कि अगर आप फैक्ट्री खोल दें, ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कि बिकेगा कि नहीं बिकेगा। बात चीज़ें ऐसी होती हैं, उसकी इतनी डिमांड होती है कि आपको ये नहीं सोचना होता कि मैं बना लूंगा तो बिकेगा कैसे। अगर आपने बना लिया तो बिकेगा ही बिकेगा। तो उन केमिकल्स में से एक केमिकल है सल्फ्यूरिक एसिड। बेतहाशा इंडस्ट्रीज के प्रोसेस में इस्तेमाल होता है, लेकिन ये कोई फैक्ट्री बना रही है ना, ज़मीन से तो नहीं निकल के आ रहे, सिर्फ कुएं तो नहीं है वहाँ से खोद के मंगा रहे हैं। तो बहुत सी चीज़ें दूसरी इंडस्ट्रीज भी एज अ रॉ मटेरियल देती हैं। ठीक है, स्टील के कॉइल्स चाहिए मुझे कुछ बनाने के लिए, तो बहुत जितनी इंडस्ट्री है उतनी प्रोसेस चीज़ें भी हैं। जितनी इंडस्ट्रीज हैं आप सोचते जाएं, आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। कपड़े की इंडस्ट्री में थ्रेड चाहिए, ये पाउच बनाने की इंडस्ट्री में प्लास्टिक बना बनाया चाहिए, ज़मीन से तो नहीं आया प्लास्टिक। पंखा बनाने की इंडस्ट्री में प्लास्टिक बना हुआ चाहिए, उसको मोल्ड करेंगे। प्लास्टिक दाना आता है, पता है आपको? दानों की शक्ल में प्लास्टिक आता है, उसको पिघला के अपनी मर्जी की शक्ल देते हैं। तो जिस भी इंडस्ट्री, आपने घड़ी पहनी हुई है ना, घड़ी की इंडस्ट्री के अंदर ये जो स्टील के, ये कहीं से बने बनाए आए होंगे, उनके पास स्टील चाहिए होगा ना उनको, ताकि उसकी मदद से ये उसके, तो हर इंडस्ट्री को किसी दूसरी इंडस्ट्री से कुछ ना कुछ चाहिए होता है, सिवाय उन इंडस्ट्री के वो डायरेक्टली रॉ मटेरियल से डील करती है, प्राइमरी रॉ मटेरियल से। बस हो गई बात। अब तो सिर्फ छोटी छोटी मज़े मज़े की बातें हैं, क्या कि पाकिस्तान में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ कहाँ कहाँ हैं। बजाय थोड़ा सा बोरिंग भी है, तो ज़रा तेज तेज निकाल लेते हैं। सबसे बड़ी इंडस्ट्री पाकिस्तान में, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री कौन सी है, पता है आपको? हाँ, सबसे बड़ी टेक्सटाइल है। क्यों है टेक्सटाइल ज़्यादा, बता सकती हैं? कोई बता सकता है? पाकिस्तान में कुदरती तौर पे कॉटन उगाने की जगह अच्छी है। यहाँ पे कॉटन जो उगती है वो दुनिया की म्यारी तरीन कॉटन में से एक है। तो जब कॉटन अच्छी उगती है, तो फिर उस कॉटन का इस्तेमाल करके अच्छे कपड़े बनाए जा सकते हैं, जिनकी दुनिया भर में डिमांड है। जैसे कि आप कहें पाकिस्तान में ना पेट्रोल की बड़ी इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री चलेगी कैसे? पेट्रोल कहाँ से लाएंगे जो इंडस्ट्री चलाएं? पेट्रोल निकलता ही नहीं ना हमारे यहाँ। तो सऊदीया में सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन सी होगी? पेट्रोलियम की, क्योंकि उनके यहाँ निकलता है। इसलिए हमारे यहाँ सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन सी है? टेक्सटाइल, क्योंकि हमारे यहाँ कॉटन बनता है। कॉटन हमारे यहाँ नेचुरली बनता है, अच्छा बनता है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान की दुनिया में जानी मानी हुई है। दुनिया भर में जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं ना, नाइकी है या कोई भी ले लें, नाइकी तो एक मिसाल के तौर पर जूतों की ब्रांड है, लेकिन उसके कपड़े भी है ना। अप्रैल की जो भी ब्रांड्स हैं, आप उसकी जीन्स की ब्रांड लेवाइज ले लें, लेवाइज पाकिस्तान में बनती है, पाकिस्तान में भी बनती है, अब तो और मुल्कों में बना रहे हैं। तो इन लोगों ने यहाँ से कंसाइनमेंट बनवा बनवा के मंगाने होते हैं, वहाँ अपने टैग लगा के फिर वापस भेज देते हैं हम ही को। तो पाकिस्तान में ना, पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री। मैं आपको ज़रा इसके स्नैपशॉट दिखा दूँ, ये देखें, आप लोग भी देखें कि कहाँ कहाँ नहीं है। पेशावर, नौशहरा, हरीपुर, वहाँ से शुरू हो रहा है, पाकिस्तान के एक कोने से शुरू हो रहा है, और नीचे तक आ जाएँ तो पूरा। बस ये बलूचिस्तान कवर्ड नहीं है उसमें। बलूचिस्तान का टेरेन ऐसा नहीं है कि यहाँ इंडस्ट्री अच्छी चले। एक, बलूचिस्तान में स्किल्ड लेबर भी डेवलप नहीं कर सके, हमारी ज़्यादती है। वहाँ के लोगों को तालीम भी ज़्यादा नहीं दे सके। वहाँ का इलाका ही पहाड़ी पहाड़ी ज़्यादा इलाका है, सख्त पहाड़ी। ईटा से ज़्यादा दुश्वार गुजार इलाका ये नॉर्दर्न एरियाज़ भी है, यहाँ भी इंडस्ट्री नहीं है ज़्यादा, क्योंकि बड़े बड़े पहाड़ हैं, यहाँ इक्विपमेंट कैसे लेके जाएंगे, मशीनें कैसे पहुँचाएंगे।
लेकिन जो प्लेन एरिया है पाकिस्तान का, जहाँ तक मेन रोड्स हमारी बनी हुई हैं, वहाँ तक जहाँ जहाँ रोड है वहाँ वहाँ इंडस्ट्री है कॉटन की। कराची में बहुत इंडस्ट्री थी, अब तो खैर काफ़ी सारी शिफ्ट हो गई पंजाब में। फैसलाबाद बहुत बड़ी मेजर इंडस्ट्री है फैसलाबाद, कॉटन अपना टेक्सटाइल की हमारी। ठीक है, फैसलाबाद हमारा इंडस्ट्रियल सिटी, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी है। तो अदरवाइज़ देखिए, मुल्तान में है, चिन्योट में है, सरगोदा में है, लाहौर में है, रहीमिया खान में है, शिकारपुर, खानपुर, सिंध में भी बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं कपड़े की। कराची में तो आपको नज़र आती होंगी जगह जगह, जहाँ से गुजरते हैं आपको। खासतौर पे जो कच्ची आबादी के साथ साथ जो रोड जा रही है ना, आप लियारी एक्सप्रेस वे से जाइए, तो आपको अपने दोनों तरफ जगह जगह बड़े बड़े कपड़े लटके हुए नजर आएंगे। तो वो चूँकि वो सस्ती ज़मीन है, तो वहाँ पे लेके लोगों ने छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ डाली हुई हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ भी हैं पाकिस्तान में। आप लकी वन जाते हैं, लकी वन पहले लकी टेक्सटाइल मिल थी। ये जिस जगह पे लकी वन है उस जगह लकी टेक्सटाइल मिल थी। उसके बराबर में अभी भी उनका एक यूनिट चल रहा है, जहाँ हमेशा बोर्ड लगा रहता है कि मुलाजमत के मौाक़े। उसके बराबर में उल्टे हाथ पे, यानी पहले वो आता है बाद में लकी वन आता है। ठीक है जी, तो कॉटन इंडस्ट्री पाकिस्तान में बेतहाशा है। कराची में बहुत ज़्यादा कॉटन इंडस्ट्री क्यों लगी, हालांकि रॉ मटेरियल तो यहाँ नहीं उगता। रॉ मटेरियल कहाँ उगता है? रॉ मटेरियल तो पंजाब में उगता है, सिंध में कहीं उगता है। कराची में बहुत बड़ी इंडस्ट्री की, बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी कॉटन की। क्यों? अब तो थोड़ी कम हो गई जब से कराची में टेररिज्म और ये सारे वाक़यात हुए, लेकिन फिर भी कराची एक बहुत बड़ा हब है कॉटन इंडस्ट्री का। क्यों होगी, ज़रा अंदाज़ा लगाएं, मैं तैयार कर रहा हूँ आपको पेपर के लिए। कराची में इतनी बड़ी इंडस्ट्री क्यों होगी कॉटन की? कराची में हर इंडस्ट्री बहुत बड़ी होने का चांस है। क्यों? क्योंकि कराची में पोर्ट है, डायरेक्ट यहीं से भेज सकते हैं। देखिए, आपको इंडस्ट्री लगाते वक्त ख्याल रखना है कि आपके जो ये सारी चीजें कौन सी कहाँ अच्छी है। देखें, एक चीज अच्छी है दूसरी चीज बुरी है, ये तो होगा ही। कहीं रॉ मटेरियल बहुत करीब होगा तो वहां से पोर्ट दूर होगी, पोर्ट से एक्सपोर्ट करना है ना आपको। तो कराची में पोर्ट करीब होने की वजह से बहुत सस्ता पड़ता है कि यहाँ से डायरेक्ट बना के डायरेक्ट भेज दो। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत बचती है। फिर जो इंटरनेशनल फॉरेन डेलीगेट्स हैं उनको कराची लाना आसान है। कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बड़े बड़े होटल्स हैं, यहाँ पे लोगों को पता है कहाँ जाना है, कैसे जाना है। कराची में उनकी हॉस्पिटैलिटी आसान है, उनको बुला के अपनी अपनी चीज़ें दिखाना आसान होता है। तो इंडस्ट्री कराची में लगाने का फ़ायदा भी था। दूसरा, अगर कराची में नहीं तो फिर उनको फ़ायदा है वहाँ जहाँ रॉ मटेरियल करीब है, तो फैसलाबाद में बहुत फ़ायदा हुआ। और फिर वहाँ जहाँ गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज़ ज़्यादा दे दी, फैसलाबाद में बहुत फैसिलिटीज़ मिली लोगों को, लोगों ने वहाँ लगाई। ठीक है, तो कराची एक बहुत बड़ा हब है, यहाँ पे लेबर बहुत अवेलेबल है, पॉपुलेशन बहुत है ना कराची की, हर तरह का लेबर मिल जाता है। पावर, सफिशिएंट पावर मौजूद है, पोर्ट के करीब है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस कम लगते हैं। ये बड़ा अच्छा सा चार्ट बना हुआ है, फिगर 9.7, इसको देख लीजिएगा, मैं उसी में से बता रहा हूँ आपको। पूरे कंट्री से जो है कराची लिंक्ड है मुख्तलिफ ज़रियों से, कुछ मंगाना है तो आ सकता है। फैसलाबाद जैसे मैंने कहा कि कॉटन की बेल्ट के बीच में है, कॉटन जहाँ उगती है उसके करीब फैसलाबाद पड़ता है, तो फैसलाबाद एक अच्छी जगह है। फिर गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे दी हैं फैसलाबाद में। चूँकि ऑलरेडी बहुत सारी कॉटन इंडस्ट्री लग चुकी है, तो मजीद एक और लगाना इसलिए आसान है कि वहाँ पे डेवलपमेंट हो गई, अब लोग कॉटन का काम करना जानते हैं। फिर फैसलाबाद में मंडियाँ भी लग गई हैं। अगर आपको कपड़ा खरीदना है, सस्ता कपड़ा कॉटन का खरीदना है, फैसलाबाद की मंडी से जाकर खरीदें, कॉटन की मंडी से, वहाँ पर मतलब मार्केट से। फिर हैदराबाद भी कराची से करीब है, इसलिए इसलिए हैदराबाद भी डेवलप हुआ। ठीक है, ऐसे ही जस्ट बाय द वे कपड़ा बनाने के प्रोसेस की डायग्राम दी हुई है, वैसे जनरली नहीं आती, लेकिन कपड़ा कैसे बनता है। पहले कॉटन की सफाई होती है। कॉटन तो पता है ना आपको, फूल की शक्ल में होता है। उसको जमा करते हैं तो एक पूरा बंडल बन जाता है, बहुत बड़ा सा भारी सा बंडल। उस बंडल में से धागा निकालते हैं, सफाई करते हैं, धागा निकालते हैं। धागा बनाने के बाद उस धागे की मदद से क्या करते हैं, धागा बनाना जो है वो स्पिनिंग कहलाता है। स्पिनिंग, स्पिनिंग फैक्ट्री है मेरी, क्या मतलब हुआ, मैं धागे बनाता हूँ। धागे की मदद से वीविंग करते हैं। वीविंग क्या होती है, उन धागों को मिला के कपड़ा बनाया जाता है। ठीक है, जो कपड़ा बनाने की मशीन होती है उसको लूम कहते हैं, लूम, LOOM, लूम। मेरी लूमें हैं, अच्छा तो आप वीविंग करते हैं, इसका मतलब मैं धागा बनाता हूँ, स्पिनिंग करता हूँ। मेरी लूम्स हैं, मैं वीविंग करता हूँ।
वीविंग करने के बाद फिर आप आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पे। क्या लेवल होता है उसके बाद होता है आप जो है वो प्रिंटिंग और डाइंग, नहीं पहले प्रिंटिंग और डाइंग होती है। जैसे गुल अहमद है, वो प्रिंटिंग और डाइंग कर रहा है। फिर प्रिंटिंग और डाइंग के बाद अब आ गए आप नेक्स्ट लेवल पे। जितना आप लेवल आगे बढ़ाएंगे आपकी चीज़ की कीमत उतनी ज़्यादा होगी, उतना ही फ़ायदा होगा मुल्क को, काम को। अगर आप डायरेक्ट कॉटन उठा के बाहर बेच देंगे बहुत सस्ती बिकेगी, फ़ायदा नहीं है। कॉटन से धागा बना के बेच दो, कॉटन बेचने से तो बेहतर है। धागे से कपड़ा बना के बेच दो, धागा बेचने से तो बेहतर है। कपड़े को प्रिंट करके बेच दो, खाली कपड़ा बेचने से बेहतर है। प्रिंटेड को काट के उसके कपड़े बना के भेज दो, टेक्सटाइल, तो क्लोथ्स बना के भेज दो, अप्रैल बना के भेज दो, वो और अच्छा है। ठीक है, तो ये लास्ट प्रोसेस होता है। कटिंग होती है, स्यूइंग होती है, स्टिचिंग होती है, डिज़ाइनिंग होती है। एक और भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कपड़ों के अलावा भी कुछ काम होता है, पता है ये बात आपको? जिसको आप कहते हैं टॉवल मेकिंग, ये भी एक काम है। बेड लिनन मेकिंग, ठीक है, इसी तरह से होजरी, जी, कपड़े का ही काम है। तो पाकिस्तान में कॉटन इंडस्ट्री की, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या खास बात है इसमें? ये आप अपने मुंह से बता सकते हैं, आराम से खुद सोच के बता सकते हैं। आपके ख्याल से क्या फ़ायदा है कॉटन इंडस्ट्री का? सबसे पहले कि लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिलती है ना। फिर एक्सपोर्ट होती है। एक्सपोर्ट होने से क्या होता है? फॉरेन फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स बढ़ते हैं हमारे। ठीक है, फिर लोकली भी गुड्स सस्ते मिलते हैं, क्योंकि बहुत इंडस्ट्री है ना, तो हमें कपड़ा सस्ता। ये जो कपड़ा हम पहनते हैं ना, ये जो 2-4 हज़ार रुपए का, या आप बाहर ले आके पूछें तो ये बहुत महंगा है। क्योंकि हमारे यहाँ तो अपनी कॉटन है ना, सस्ती है, तो इसलिए हमें सस्ता लगता है। तो कॉटन इंडस्ट्री की बहुत हमारे पास बहुत से फ़ायदे हैं, मैंने कुछ बताया आपको। कॉटन इंडस्ट्री को कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं हमारे यहाँ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पावर का। प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और बहुत महंगी है, जिसकी वजह से कपड़ा जब हमारा बन के बाहर आता है तो दुनिया से मुकाबला नहीं कर पाता, दुनिया में उससे सस्ता कपड़ा बन रहा है। तो कॉटन इंडस्ट्री का पहला मसला है पावर। कॉटन इंडस्ट्री का दूसरा मसला है मुल्क के रिसेशनरी हालात। जब रिसेशन होती है तो हर चीज़ की डिमांड कम हो जाती है। आप कपड़ा बनाए जा रहे हैं, बिक ही नहीं रहा इतना ज़्यादा, लोकल मार्केट में रिसेशन है। दुनिया में भी अगर रिसेशन आ गई तो दुनिया में भी बिकना कम हो जाएगा, तो कॉटन इंडस्ट्री फंस जाएगी। कॉटन इंडस्ट्री का तीसरा मसला है इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा नहीं है, पावर के अलावा भी। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या गया, रोड नेटवर्क अच्छा नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ जो है वो आपके पोर्ट्स प्रॉपर अवेलेबल नहीं है उस तरह से कि वो कंसाइनमेंट्स उस तरह से पहुँचा सकें। ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगी पड़ती है हमारे यहाँ। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अ प्रॉब्लम। हमारी कॉटन इंडस्ट्री में लेबर का मसला है। लेबर इतना अच्छा स्किल्ड नहीं है जो, या प्लस हमारे यहाँ चाइल्ड लेबर का ही प्रॉब्लम है। चाइल्ड लेबर को यूज़ करने की हमको आदत है और इंटरनेशनली हमारे चीज़ें बैन हो जाती हैं, इनकी इंडस्ट्री में चाइल्ड लेबर यूज़ हुआ, इनसे लेना ही नहीं है। हम बेध्यानी में इस्तेमाल कर लेते हैं और वहाँ पे फिर प्रॉब्लम हो जाता है। हमारा एक प्रॉब्लम ये है कि हमारा एजुकेशन का लेवल कम है, जिसकी वजह से हमारे क्वालिटी का भी अंदाज़ा अच्छा नहीं है। क्वालिटी कंट्रोल ख़राब है। पता है आपको कितना बड़ा मसला होता है? अभी मैं एक इंडस्ट्री से की कंसल्टेंसी कर रहे थे हम, तो एक केस सामने आया कि भाई इतनी अच्छी कॉटन का कपड़ा बनाया था, बहुत अच्छा कपड़ा बनाया। एक बाहर की कंपनी ने उनको एक असाइनमेंट दिया कि भाई हमें ऐसा कपड़ा चाहिए और यूँ चाहिए। उन्होंने आके चेक किया, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल सही बना रहे हैं, अब आप पूरी कंसाइनमेंट बना दें हमारी। उन्होंने बना ली। बनाने के बाद उन्होंने जिस ट्रक में भेजी, उस ट्रक में जिन बोरियों में बना के या उसको जिनको लपेट के भेजा था, उस बोरी का धागा इनके कपड़े के साथ मिक्स हुआ थोड़ा सा। ऑल्दो कपड़े में नहीं था, लेकिन कंटेमिनेट किया उसने थोड़ा बहुत। जब वो पहला कंसाइनमेंट वहाँ पहुँचा, उन्होंने कहा भाई आइंदा और नहीं भेजिएगा, हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें तो पता नहीं कौन कौन सा धागा मिक्स होके आ रहा है। हालांकि बहुत छोटी सी बात थी। वो बात क्या थी? मिसाल के तौर पे अगर मुझे XYZ टाइप ऑफ कॉटन का कपड़ा बनाना है, तो मैं जो उसके बांधने वाले थैले बनाऊंगा ना, वो भी उसी XYZ टाइप के धागे से बना लूंगा, ताकि जब वो बंध के जाए तो उसमें वही कॉटन मिले उनको।
छोटी सी बात है, बड़ी बुनियादी सी, लेकिन नहीं इतने इतने क्वालिटी के बारे में एजुकेटेड नहीं है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हमारे यहाँ एक और प्रॉब्लम है कॉटन इंडस्ट्री को, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, वाटर शॉर्टेजेस हैं। वाटर क्यों चाहिए कॉटन इंडस्ट्री को? सबसे ज़्यादा वाटर चाहिए डाइंग प्रिंटिंग प्रोसेस में, बहुत पानी चाहिए होता है, प्रिंटिंग करनी है, धोना है, प्रिंटिंग करनी है, धोना है, तो वाटर रिसोर्सेज कम है हमारे यहाँ, ये प्रॉब्लम होता है इसकी वजह से। और मशीनरी हमारे पास बहुत पुराने ज़माने की है, टेक्सटाइल मशीनरी मशीनरी अपडेटेड नहीं है, जिसकी वजह से हमारा कपड़ा इतना रिफाइंड नहीं बन रहा, दूसरों का ज़्यादा अच्छा बन रहा है। और हमारा एक्सचेंज रेट अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से हमें बाहर से चीज़ें मंगाना महंगी पड़ती है। हाँ, एक्सपोर्ट करने में आसानी होती है, एक्सचेंज रेट नीचे होता है तो एक्सपोर्ट आसानी से होती है। और गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है ना, वो बार बार चेंज होती रहती हैं, कभी कुछ हो गई, कभी कुछ हो गई, कभी कुछ हो गई, तो एक्सपोर्टर जो है ना वो एक तरह से जहन नहीं बना पाता अपना। लास्टली हम जब भी कभी पाकिस्तान की किसी भी चीज़ की बात करेंगे ना, उसमें टेररिज्म तो डाल ही देंगे। टेररिज्म एक प्रॉब्लम है ना, हालात ख़राब रहते हैं, हड़ताल हो जाती है, फिर बंद हो जाते हैं, फिर सिक्योरिटी की वजह से बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाती, बहुत से लोग जो पाकिस्तान में आके बेच सकते थे वो पाकिस्तान में नहीं आते। ठीक है, तो ये एक हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री ख़त्म हुई। पाकिस्तान में एक और बहुत बड़ी इंडस्ट्री जिसके कि मैं थोड़ा सा कम हक में हूँ, वो हमारी शुगर इंडस्ट्री है। शुगर इंडस्ट्री में क्या होता है, गन्ना बनता है, गन्ना कटता है, गन्ना कट के फैक्ट्री में जाता है, फैक्ट्री वाले उसको क्रश करते हैं, क्रश करके उसका जूस निकालते हैं, जूस निकाल के उसकी शुगर बनाते हैं। उसके अलावा जो क्रश होकर पीछे वो बैगेसेस वगैरह चीज़ें बचती हैं, उसके बोर्ड बनते हैं, उसकी फ्यूल भी इस्तेमाल होती है और बोर्ड भी बनता है। और जो शुगर के सिरप जो बनता है उसमें से भी कुछ मोलासिस बचा होता है, उसके मुख्तलिफ एसिड्स बनते हैं। ठीक है, शुगर इंडस्ट्री पाकिस्तान में कहाँ ज़्यादा होगी, जहाँ गन्ने की फसलें ज़्यादा होंगी, तो अगेन वो उसी तरह से स्प्रेड है, लेकिन कराची में नहीं है। जैसे कराची जैसे शहर में शुगर इंडस्ट्री की जरूरत नहीं है। शुगर इंडस्ट्री ज़्यादा अच्छा है कि रॉ मटेरियल करीब हो। क्यों? आपने कहा रॉ मटेरियल से करीब तो कॉटन को भी होना चाहिए था, सुन रही है ना अब ये? लेकिन कॉटन अगर खेत से कराची तक आएगी तो ख़राब नहीं होगी, लेकिन गन्ना अगर खेत से कराची तक आएगा तो उसमें से बहुत सारा मॉइस्चर उड़ चुका होगा, तो उसकी क्वालिटी गिर जाएगी। इसलिए शुगर इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि वो खेतों के करीब रहे। तो जो जो हमारी खेतों की बेल्ट है वहाँ वहाँ आपको नज़र आ जाएगी, देखें शुगर इंडस्ट्री की तस्वीर मौजूद है। हमारे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो कि फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है। ये भी इतना शॉर्ट है हमारे यहाँ, इतना शॉर्ट है, जितना बना लो सब बिकेगा। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइज़र में यूज़ होती है आपकी मीथेन गैस, फर्टिलाइज़र बनाने में मीथेन गैस वैसी कम है, तो उसकी वजह से फर्टिलाइज़र हम पूरा बना नहीं पाते। बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगती है शुगर की भी, फर्टिलाइज़र की भी, इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगती है, पूरा पूरा शहर लगता है, एक शहर जितनी इंडस्ट्री होती है। एंग्रो फर्टिलाइज़र, फौजी फर्टिलाइज़र नाम सुने होंगे आपने, पूरे पूरे शहर हैं इनके जो जिसमें कि फर्टिलाइज़र बनता है। फर्टिलाइज़र क्या होता है तो पता है आपको? कि जब आप खेत में फसल उगाते हैं तो फ़ौरन ही दूसरी फसल नहीं उगा सकते, क्योंकि तो फर्टिलाइज़र का क्या काम होता है कि जब आप कहीं फसल उगाते हैं तो फ़ौरन ही अगली फसल नहीं उग सकती, क्योंकि ज़मीन में मौजूद मिनरल पौधे को चाहिए होते हैं। जब पौधा बड़ा होता है तो सिर्फ पानी से बड़ा नहीं होता, ज़मीन के अंदर मौजूद सॉल्ट्स और नाइट्रोजन और ये सब चीज़ें भी लेके बड़ा होता है। अगर ज़मीन में वो कम होंगी तो पौधा मुरझा जाएगा। ठीक है, तो अब जब एक पौधा उग गया तो फ़ौरन ही दूसरा पौधा नहीं उग सकता वहाँ पे, अब उसको टाइम चाहिए वहाँ पे। तो टाइम हमें देना नहीं है, हमें तो कमर्शियल फार्मिंग करनी है। तो फिर हम क्या करेंगे, ऊपर से वो सारी चीज़ें डाल देंगे जो पौधे ज़मीन को चाहिए होती हैं। इसको फर्टिलाइज़र कहते हैं। तो फर्टिलाइज़र कोई एक चीज़ नहीं है, वो तमाम चीज़ें अलग अलग तरह के फर्टिलाइज़र होते हैं, जिसमें वो अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं जो आपकी ज़मीन में कम होती हैं। आप ज़मीन का टेस्ट कराते रहते हैं केमिस्ट लैब में जाके कि अब किस चीज़ की कमी है, मैं वो चीज़ डलवा लूँ। तो यूरिया भी होता है उसमें, बाज़ फर्टिलाइज़र यूरिया बेस्ड होते हैं, बाज़ फर्टिलाइज़र फॉस्फेट्स होते हैं, सल्फ़र बेस्ड होते हैं, जिप्सम बेस्ड होते हैं। तो मुख्तलिफ तरह के फर्टिलाइज़र्स होते हैं जो कि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से डालते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री पाकिस्तान में है माशाल्लाह। सीमेंट भी बहुत ज़रूरी होती है किसी मुल्क के लिए। जितनी भी अगर हमारे अपने मुल्क में सीमेंट इंडस्ट्री नहीं होगी तो हमें बाहर से मंगानी पड़ेगी, बहुत महंगी पड़ेगी, बहुत सीमेंट चाहिए होती है। एक एक घर में ही सैकड़ों बोरियां लग जाती हैं। तो
तो पाकिस्तान में माशाल्लाह सीमेंट इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर अपना लाइमस्टोन और अपना जिप्सम है। तो ये रॉ मटेरियल सीमेंट बनाने के लिए ज़रूरी था, हमने हमारे पास अपना है, हमने बना ली सीमेंट अच्छी, और दुनिया भर को एक्सपोर्ट करते हैं हम सीमेंट। ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्री में गर्म करने के लिए हमें फ्यूल चाहिए होता है, तो गैस इस्तेमाल करते थे, अब आजकल कोल इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी मुल्क की तरक्की के लिए स्टील इंडस्ट्री बहुत ज़रूरी है, हर इंडस्ट्री लगने के लिए स्टील चाहिए। आपको इंजन बनाना है तो स्टील से बनेगा, आपको गाड़ी बनानी है तो स्टील से बनेगी, आपको मशीन बनानी है तो स्टील से बनेगी, हर चीज़ में स्टील चाहिए। तो पाकिस्तान में स्टील इंडस्ट्री है। शुरू में खाली पहली जो स्टील इंडस्ट्री लगी थी उसका नाम था पाकिस्तान स्टील मिल। ये भी पूरा बहुत बड़ा शहर बसाया गया था, रशिया की मदद से पाकिस्तान ने अपनी स्टील मिल लगाई थी 1970 में। ठीक है, 1973 में पिपरी के मकाम पे लगी थी कराची में। लेकिन ये इतनी इनएफिशिएंट, गवर्नमेंट चला रही थी, गवर्नमेंट की इंडस्ट्री थी, तो इतनी इनएफिशिएंट हुई कि अगर 100 अरब का स्टील बनाती है तो 100 अरब ज़ाया करती है। गवर्नमेंट की चीज़ों में होता है ना, गवर्नमेंट एक्स्ट्रा स्टाफिंग कर लेती है। 10 बंदे चाहिए थे, 200 बंदे रख लिए, अपने वर्कर्स को वहाँ बिठा दिया, ये मेरे पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, इनको बिठाओ ज़रूरी। फिर चोरियाँ हो रही हैं, रिश्वतें चल रही हैं, फॉर प्रॉफिट नहीं चलने लगती ना फिर चीज़, फिर ये गड़बड़ें होती हैं। तो हमारी स्टील मिल जो है, कराची स्टील मिल, पाकिस्तान स्टील मिल, वो तो तकरीबन बैठ ही गई है। अब सिर्फ उस पर पैसे दे रहे हैं, बना कुछ नहीं रही, और हर महीने अरबों रुपए खा रही है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, उनको तनख्वाह देनी है, कुछ काम नहीं हो रहा वहाँ पे, सालों से ये काम ऐसे ही चल रहा है। जो रॉ मटेरियल मशीनें पड़ी हुई थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई, कहाँ गायब हो गई पता नहीं, कोई चूहे खा गए, मतलब बेच दी लोगों ने खुद ही से अंदर ही अंदर घपले करके। लेकिन खैर, पाकिस्तान स्टील मिल के अलावा भी पाकिस्तान में अब दूसरी प्राइवेट स्टील मिल्स भी लग गई हैं। आप ऐड देखते होंगे, कोई नाम याद है? मुगल के गाटर और टी आर सिर्फ एक बार, है ना? क्या घर बनाना है तो लॉन्ग टर्म सोचें, आगे वाली नस्लों का सोचें, ये वाले गाटर लगाएं, ये वाला स्टील लगाएं। कौन से स्टील, कितने तो नाम आ रहे हैं आजकल एड्स में स्टील्स के। तो पाकिस्तान में लोकल स्टील इंडस्ट्री भी, यानी प्राइवेट स्टील इंडस्ट्री भी लग गई है, और स्टील का रॉ मटेरियल भी हमारे पास अपना है, अपना मेटल हमारे पास है। उसके अलावा पाकिस्तान में एक स्टील से रिलेटेड बड़ी मशहूर इंडस्ट्री है, हैवी मशीनरी कॉम्प्लेक्स, हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स। ये टेक्सिला में है। ठीक है, ये एक हमारा बड़ा, यहाँ पे हम अपनी बड़ी बड़ी चीज़ें बनाते हैं, अपनी बड़ी मशीन्स बनाते हैं। यहाँ पे हम अपने डैम्स के लिए मशीनरी बनाते हैं, तो हैवी मशीनरी कॉम्प्लेक्स है। उसके अलावा हमारे पास पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे इंडस्ट्रियल इस्टेट्स बनाई हुई हैं। इंडस्ट्रियल इस्टेट जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इंडस्ट्रियल इस्टेट क्या मतलब हुआ? वो जगह जहाँ गवर्नमेंट ने मुख्तस किया है कि यहाँ इंडस्ट्री लगा लो, यहाँ पे हम इंडस्ट्री लगाने की इजाज़त भी देते हैं, यहाँ पे इंडस्ट्री की फैसिलिटीज़ भी देंगे। जैसे कि आपने शायद एक इलाके का नाम सुना होगा, सिंध इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग इस्टेट लिमिटेड, सुना है? नहीं सुना। साइट का नाम सुना है? साइट जा रहे हैं, साइट जो है वो सिंध इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग इस्टेट लिमिटेड है। सही है। तो ऐसी स्टेट्स पूरे मुल्क में जगह जगह फैली हुई हैं, गवर्नमेंट ने बनाई हुई हैं। सिंध में 24 हैं, पंजाब में 20 हैं, के में 15 हैं, बलूचिस्तान में 10 हैं, इस्लामाबाद में 3 है। ये पुरानी फिगर है, मजीद कुछ लग गई हैं इसके बाद भी। तो इंडस्ट्रियल स्टेट जैसे होती है वैसे एक और नाम है, मुख्तलिफ तरह से गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है। एक होता है इंडस्ट्रियल जोन, ये भी इंडस्ट्रियल स्टेट की तरह का एक प्लान था, गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल जोन के नाम से लगाया था। यहाँ भी सारी फैसिलिटीज़ दी गई थी, बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए गए थे, और बहुत से लोगों ने यहाँ लगाई भी हैं। अब इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ मज़ीद बातें। सबसे पहले तो पाकिस्तान में ना मुख्तलिफ मिजाज की गवर्नमेंट्स आईं मुख्तलिफ ज़मानों में। शुरू शुरू में एक मामला था, पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल सेक्टर अर्ली एजेस में बहुत
बहुत तेज़ी से बढ़ा। और शुरू में 1947 से 1971 तक पाकिस्तान का मिजाज ये था कि पाकिस्तान कहता था जो इंडस्ट्रियलिस्ट कमा सकता है, जितना ज़्यादा बड़ा बना सकता है उतना बड़ा बनाए। तो पाकिस्तान में बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट ने बहुत तरक्की की और बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, दुनिया के मुकाबले की इंडस्ट्रीज बनाई 71 तक। ठीक है। 71 में 72 में एक नया आइडिया आया पाकिस्तान में। उस वक्त दुनिया में रशिया बड़ा तरक्की कर रहा था और रशिया का आइडिया ये था कि किसी प्राइवेट आदमी की कोई इंडस्ट्री नहीं होनी चाहिए, सारी इंडस्ट्रीज किसकी होनी चाहिए, गवर्नमेंट की। ये सोशलाइजेशन कहलाता है, सोशलिस्ट अप्रोच कहलाती है। तो सोशलिस्ट अप्रोच जो है उसने पाकिस्तान में भी कुछ रंग दिखाया। पाकिस्तान के जो उस वक्त के पॉलिटिशियंस थे उन्होंने फैसला किया कि हम जितने भी लोगों की इंडस्ट्री है उन सबकी इंडस्ट्री को गवर्नमेंट ओन कर लेगी। अब सोचें, आपके बाप ने आपने मिलके 20-30 साल में अरबों खरबों की इंडस्ट्री बनाई और गवर्नमेंट ने कहा जब जाओ भाई जाओ, ये हमारी हो गई, तो आप कैसा फील करेंगे? फिर आप लाइफ लॉन्ग कभी इस मुल्क में वापस आएंगे? यार ऐसी जगह पे क्या फ़ायदा रहने का जहाँ हमने इतनी मेहनत की, हमारी चीज़ ले ली आपने, है ना? खैर, तो जब गवर्नमेंट ने वो सारी इंडस्ट्रीज ले ली तो ये नेशनलाइजेशन का दौर था। नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर से इंडस्ट्री उठा के गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले ले। इसकी वजह क्या थी? मैंने बताया इसकी वजह से वजह पॉलिटिकल मोटिवेशन थी कि जो रशिया को देख के आ रही थी कि रशिया बड़ा तरक्की कर रहा है क्योंकि वो नेशनलाइज है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट को इंडस्ट्री को मैनेज करना नहीं आया। ले तो ली सारी इंडस्ट्री लेकिन चलाना नहीं आया। तो वही जो सारे गड़बड़ हुई, जो स्टील मिल में हुई वो सारी इंडस्ट्रीज में हुई। बेतहाशा एम्प्लॉयज़ भर लिए, काम एफिशिएंट नहीं हुआ, बहुत ही थर्ड क्लास प्रोडक्ट बनना शुरू हो गए। दुनिया भर में उन प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट्स बंद हो गई क्योंकि दुनिया को ऐसे बेकार प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं थे जैसे हमारी नेशनल इंडस्ट्री में बन रहा था। और वो पैसा जनरेट करने के बजाय पैसा खाने की मशीनें बन गई वो इंडस्ट्रीज। एक इंडस्ट्री थी साल के 20-30 अरब रुपए कमाती थी, अब वो साल के 20-30 अरब रुपए उस पर डालने पड़ते हैं, बनाती कुछ नहीं है। तो जिसकी वजह से फिर हमें ख्याल आया कि नहीं यार ये ज्यादती कर दी हमने, गलती हो गई, अब ये सारी इंडस्ट्रीज दोबारा बेचो। तो इसको हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। फिर दोबारा प्राइवेट, लेकिन अब जब प्राइवेटाइजेशन होगी तो बहुत से लोग कहेंगे हम क्यों खरीदें, फिर आप लोग हथियार लोगे हमसे भाई। तो आसान नहीं। और दूसरा, इतनी इनएफिशिएंट अब इंडस्ट्री को बेचना कितना मुश्किल होगा। एक इंडस्ट्री थी 10-20 अरब रुपए कमाती थी, उसको आपने हथिया लिया। अब एक इंडस्ट्री है जो 10-20 अरब रुपए का नुकसान करती है। अब मैं बोलूंगा ना भी तुम खरीदोगी? भाई मैं क्यों खरीदूंगा इंडस्ट्री, 10-20 अरब रुपए का नुकसान है भाई। तो इसलिए इसको बेचना भी आसान नहीं होता, फिर उनको एफिशिएंटली चलाना भी आसान नहीं होता। बहरहाल प्राइवेटाइजेशन को प्रॉपरली फिर शुरू किया गया 1988 में कि भाई वापस बेचो। उसी चक्कर में अभी आपने आखिरी आखिरी बेच रहे हैं हम। पाकिस्तान एयरलाइन, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA अभी बिक रही है, बिक जाएगी कुछ दिनों में। ठीक है। अच्छा, एक तो ये बात हो गई हमारे इंडस्ट्रियल प्राइवेटाइजेशन और नेशनलाइजेशन का चक्कर था। इस तरह से पाकिस्तान के अंदर सेक्टर्स जो है फॉर्मल भी है और इनफॉर्मल भी है। ये क्या होता है भाई? फॉर्मल का मतलब बाकायदा इंडस्ट्री, सबको पता है ये फैक्ट्री लगी हुई है, बड़ी फैक्ट्री है, बड़ा प्रॉपर इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, लेबर आता है, सब कुछ होता है। एक इनफॉर्मल सेक्टर होता है। इनफॉर्मल का मतलब समझते हैं? जो बाकायदा इंडस्ट्री ना हो लेकिन काम इंडस्ट्री वाले करती हो। और एक बहुत बड़ी तादाद में इनफॉर्मल सेक्टर दुनिया के तमाम गरीब मुल्कों में होता है जिससे बहुत फ़ायदा होता है। इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है? इनफॉर्मल सेक्टर वो छोटे छोटे घरों में कॉटेज इंडस्ट्री के तौर पे या छोटी सी इंडस्ट्री, एक छोटी दुकान के अंदर छोटे छोटे काम लोग कर रहे हैं जिसकी वजह से वो सपोर्ट कर पा रहे हैं बड़ी इंडस्ट्री को। फॉर एग्जाम्पल, मैं नाबिया ने कहा कि सर मेरे पास 5 लाख रुपए, मैंने कहा 5 लाख रुपए बटन बनाने की मशीन आती है। एक मशीन लेके उसने अपने कमरे में बैठ के बटन बनाने शुरू कर दिए। और एक बड़ी फैक्ट्री थी, उसको जो है वो 10 लाख बटन चाहिए, तो उसमें से 1 लाख अनाबिया ने दे दिए। उसको भी फ़ायदा हो गया, बड़ी फैक्ट्री को भी फ़ायदा हो गया कि चलो मुझे सस्ते बटन मिल गए, क्योंकि अपने घर में बैठ के छोटी सी जगह पे कर रही होगी तो उसको इतना महंगा नहीं पड़ रहा होगा, लेबर भी खुद ही होगी है तो उसको हायर भी नहीं करना पड़ रहा होगा। तो यूँ जो छोटी इंडस्ट्री है, इनफॉर्मल सेक्टर है, ये सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। सेल्फ एम्प्लॉयड समझते हैं? खुद ही जॉब करता है अपने काम में, खुद ही मालिक होता है, खुद ही काम करता है। ठीक है। इसमें ज़्यादातर काम लेबर इंटेंसिव होता है, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें नहीं होती, लेबर इन्वॉल्व होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है। इसमें वर्किंग आवर्स कैसे होते हैं? इरेगुलर होते हैं। भाई मुझे जब काम मिलेगा मैं तब काम करूँगा, सुबह जॉब करूँगा, शाम में अपनी दुकान पे काम करूँगा। स्टैंडर्ड कैसे होते हैं? क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इनके कैसे होते होंगे? क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मीट नहीं कर पाते। एक बंदा अकेला इधर काम करे, दूसरा कहीं और काम करे, दोनों का काम सेम नहीं मैच हो पाएगा।
ये क्या रजिस्टर्ड बिजनेस होते होंगे कि नॉन रजिस्टर्ड होते होंगे? नॉन रजिस्टर्ड होते होंगे। ठीक है, इसमें अक्सर फैमिलीज और चिल्ड्रन काम करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है, बज़ाहिर आप कह रहे हैं कि यार ये तो बड़ा रेगुलर काम कर रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से करोड़ों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, लाखों भी कम कह रहा हूँ मैं आपको। क्योंकि जैसे मिसाल के तौर पे एक बंदे ने लेथ मशीन का काम शुरू किया, उसने अपने साथ 4 लेबर भी रख लिए, चलो भाई। लेथ मशीन पे क्या होता है कि कोई डाई वाई लगती है, उसमें कुछ काम छोटा मोटा मेटल की कोई कास्टिंग कर लेते हैं, कास्टिंग कह रहा हूँ, कोई वो उसकी जो है वो इक्विपमेंट को बना देते हैं, कोई रिक्शे का पार्ट ख़राब हो गया उसको ठीक करके लगा दिया। ठीक है, तो ये तो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर का ही एक हिस्सा है कॉटेज इंडस्ट्री या क्राफ्ट। अब कॉटेज का मतलब है अब घर के अंदर चले गए आप। अब ये बाकायदा कोई मर्द जाके अपनी दुकान खोल के काम नहीं कर रहा, कोई मशीन बड़ी नहीं लगाई हुई इसने। कॉटेज का मतलब है घर का काम, इसलिए इसके साथ ऐड होता है क्राफ्ट, दस्तकारी। खातून घर में बैठ के शॉल बना रही हैं, कोई कालीन बना लिया उन्होंने, कोई टोपियाँ सी ली उन्होंने, उन्होंने कोई अपना उसकी टोकरियाँ बना ली। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट, दस्तकारी कॉटेज इंडस्ट्री कहलाती है। ये भी एक बड़ा सेक्टर है पाकिस्तान में, और बहुत खवातीन घर में बैठ के इससे भी कमा रही हैं। सिलाई कढ़ाई कर ली घर में। ठीक है, तो पाकिस्तान में एक और छोटी इंडस्ट्री है लेकिन कमाती ठीक ठाक है, वो है स्पोर्ट्स गुड इंडस्ट्री। जैसे पाकिस्तान में क्या क्या बनता है पता है आपको स्पोर्ट्स का? सबसे मशहूर पाकिस्तान की क्या चीज़ है? फुटबॉल। वर्ल्ड कप में जो फुटबॉल यूज़ हुई थी पाकिस्तान में बनी थी, और वो हैंड स्टिच्ड होती है। शुरू शुरू में काफ़ी इसमें मसले आए थे कि उसमें बच्चे भी काम करते हैं। हमारे मुल्क में बच्चों का काम करना इतना बुरा नहीं समझा जाता, क्योंकि बच्चे पढ़ भी लें, साथ में काम भी कर लें, हेल्प आउट कर दें, लेकिन दुनिया भर में बहुत बुरा समझा जाता है। तो फिर हमारी इंडस्ट्री में से बच्चों को निकाला गया। ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ, ये एक अलग सवाल है। तो स्पोर्ट्स गुड इंडस्ट्री है एक हमारी। इसमें फुटबॉल भी बनती है, इसके अंदर बैट बनते हैं, क्रिकेट के बैट बहुत बनते हैं, क्रिकेट की बॉल बनती है, वो भी हाथ से बनती है। ठीक है, जो रेड बॉल होती है ना क्रिकेट की। फिर हमारे यहाँ एक और बड़ी ज़बरदस्त इंडस्ट्री है, वो बहुत कमाती है, वो है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? सर्जिकल नाइफ, सर्जिकल छुरियाँ, कैंचियाँ, सर्जिकल टाँके लगाने की सुइयाँ। तो वो पाकिस्तान में बहुत अच्छी बनती हैं, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होती हैं। हाई क्वालिटी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स पाकिस्तान में बनते हैं, हाई क्वालिटी। ठीक है जी, सियालकोट के अंदर बहुत बड़ी बड़ी इसकी फैक्ट्रीज हैं, और 95% ऑफ द मटेरियल जो बना रहे हैं सब एक्सपोर्ट हो रहा है, दुनिया भर में डिमांड है इसकी। उसके अलावा छोटी छोटी इंडस्ट्री में एक इंडस्ट्री है ब्रिक क्लेन इंडस्ट्री, इसके बड़े मसले हैं बेचारी के। ये ब्रिक क्लेन इंडस्ट्री क्या होती है? जब आप घर बनाते हैं तो आपको ईंटें चाहिए होती हैं। ईंटें जब आप दीवार में लगाएंगे तो आप चाहेंगे मजबूत ईंटें हों। ईंटों को मजबूत करने का एक तरीका ये कि वो सीमेंट से बने, एक तरीका है कि वो मिट्टी से बनाए। मिट्टी की ईंटें बनाएंगे तो जल्दी टूट जाएंगी, है ना। मिट्टी की ईंटों को पक्का बनाने के लिए उन ईंटों को गर्म करना पड़ता है, आग में पकाना पड़ता है। इसको कहते हैं ईंटों का भट्टा, ईंटों की भट्टी या ईंटों का भट्टा। वो एक बड़ी सी एक बिल्डिंग सी होती है, गोल सी, मीनार नुमा सी, उसके अंदर ईंटें रख के उनको पकाया जाता है। धुआं बहुत निकलता है उसमें, उसका मसला ये हमारा नेचुरल मैनुअल मेथड है कि आप उसमें सीमेंट इस्तेमाल नहीं करते। ईंटें मिट्टी से बनाई तो सस्ती बनती हैं, मिट्टी से ईंटें बनानी, उसको बस पका लिया आपने तो वो मजबूत हो गई। लाल ईंटें जो आपको नजर आती हैं वो इसी से बनती हैं। तो इन्वायरमेंट के बहुत इश्यूज हैं इसके साथ, बहुत धुआं निकालते हैं। ठीक है जी, हमारी कॉटेज इंडस्ट्री को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं? सबसे पहला प्रॉब्लम है मार्केटिंग। आपने घर में बैठ के टोपी सी लिए, बेचेंगे किसको, कहाँ बिकेगी, कौन खरीदेगा, कितने का खरीदेगा? आपसे मैं ले गया, मैंने 50 रुपए की ले ली, आगे जाके 500 रुपए की बेच रहा हूँ, तो आपको तो नहीं पता ना कहाँ बिकनी। तो हमारी जो कॉटेज इंडस्ट्री ना, उसको मार्केटिंग का नहीं पता कैसे होती है। हमारी कॉटेज इंडस्ट्री के पास मशीन अच्छी नहीं है, उनको लोन देके कोई मशीन दिला दे थोड़ी बेहतर तो उनका काम बेहतर हो जाए। ठीक है, हमारी कॉटेज इंडस्ट्री को स्टैंडर्डाइजेशन का नहीं पता।
कि भाई थोड़ा स्टैंडर्ड वाला एक जैसा सामान बने ना, अच्छा, कहीं धागे निकले हैं छोटे छोटे, कहीं से कुछ हो रहा है। ठीक है, हमारी कॉटेज इंडस्ट्री के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है बेचारों के पास, घर में बैठ के हाथ से काम कर रहे हैं, हाथ से मशीन चला रहे हैं, पावर के मसले हैं वहाँ पे। तो वो आप अगर पाकिस्तान के जनरल मसले भी सोच लेना तो आप बता सकते हैं। तो आखिरी बात, हमारी कॉटेज इंडस्ट्री के बाद लोन नहीं है, पैसे नहीं है, कहीं से पैसे ले आए। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई, गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की स्मॉल इंडस्ट्री के लिए बड़े इदारे बनाए हुए हैं, बिल्कुल छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए। एक इदारा है स्मेडा, SMEDA, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी। वो छोटे छोटे इदारों को, छोटी छोटी कंपनीज को, छोटी छोटी फैक्ट्रीज को कर्जे देते हैं। फिर ऐसी बेतहाशा नाम नाम तो बहुत हैं, काम कोई भी नहीं कर रहा, पता नहीं कर रहा होगा शायद, मुझे तो नहीं दिख रहा। पाकिस्तान स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, PSIC, पाकिस्तान पंजाब इंडस्ट्रियल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, सिंध स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, द स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड खैबर पख्तूनख्वा, द डायरेक्टरेट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज बलूचिस्तान, स्मेडा, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी, और बहुत से ट्रेनिंग के इदारे। अच्छा जी, तो इंडस्ट्रीज जो हैं उनका टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ, और टर्शरी का टॉपिक हमारा शुरू हुआ। इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ मसले हैं, पॉल्यूशन के मसले होते हैं, पता है ना आपको। धुआं, पॉल्यूशन कौन कौन सी कर रही है इंडस्ट्री? वाटर पॉल्यूशन कैसे कर रही है? केमिकल्स से पानी चीज़ों को धोती है, वो केमिकल रिलीज कर देती है। एयर पॉल्यूशन कर रही है, चीज़ें जलाने में एयर पॉल्यूशन होती है, स्मोक निकलती है, स्मॉग होती है। नॉइज पॉल्यूशन भी करती है, डस्ट पॉल्यूशन भी करती है, सब कुछ होता है। ओके, इवन लैंड पॉल्यूशन भी हो रही है कि अपना इंडस्ट्रियल वेस्ट जाके ज़मीन में दफना देते हैं, वो ज़मीन ख़राब हो जाती है, उसमें से कोई अच्छी चीज़ें नहीं उग सकती। समंदर के पानी को ख़राब कर रहे हैं, हमारे एक्वेटिक जानवर मर रहे हैं, दरिया के जानवर, समंदर के जानवर। ज़मीन के नीचे जो पानी है वो ख़राब हो रहा है, उसमें वेस्ट मटेरियल में ऐड हो रहा है। हमारे मैंग्रोव फॉरेस्ट तबाह हो रहे हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से। ये पूरी जो एक तफसील है पेज नंबर 172 173 पे मौजूद है, यही सारी बातें जो हमने की हैं। तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बनाई हैं कि भाई अपनी इंडस्ट्री से पानी निकालो, उसको ट्रीट करके निकालो, धुआं मत निकालो। पॉलिसीज़ तो हैं, लेकिन 200-400 रुपये खिला दें इंस्पेक्टर को तो पॉलिसीज़ पे इफेक्ट नहीं होता पाकिस्तान में। होना ये चाहिए कि जो भी चीज़ करो सस्टेनेबल करो, जब भी आप नाम लें सस्टेनेबल ज़रूर चिपका दें। सस्टेनेबल का क्या मतलब होता है? ऐसे तरीके से काम करना कि लंबे अरसे चल सके। ऐसी इंडस्ट्री लगा ली कि धड़ाधड़ धुआं धुआं, थोड़ी देर में सब मर गए। तो इंडस्ट्री तो बड़ी चल गई लेकिन सस्टेनेबल नहीं हो सकी। सस्टेनेबल हुआ है कि इस तरह से करो कि लॉन्ग टर्म में चल सके। पानी कम है तो भाई ऐसे पानी इस्तेमाल करो कि दोबारा इस्तेमाल कर सको, तो ये सस्टेनेबिलिटी कहलाती है। धुआं कम निकालो, रीयूजेबिलिटी रखो, सेफ डिस्पोजल करो, नेचुरल रिसोर्सेज में का कम इस्तेमाल करो, रिन्यूएबल रिसोर्सेज ज़्यादा इस्तेमाल करो, मसलन सोलर पैनल लगा लो। अच्छा, अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की टर्शरी इंडस्ट्री पे। छोटा सा टॉपिक है, हालांकि बहुत बड़ा टॉपिक होना चाहिए था। पाकिस्तान में टर्शरी इंडस्ट्री का बहुत स्कोप है, लेकिन हम उससे कम कमा रहे हैं। सबसे पहले टूरिज़्म। पाकिस्तान दुनिया के खूबसूरत तरीन इलाकों में से है, यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आते, क्यों? ये तो मैंने बता दिया ना, बहुत खूबसूरत है, इसको छोड़ देते हैं। प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं। ये तो आप लिख दीजिएगा, आप सब पाकिस्तान घूमे हुए, कितना हसीन है, तो आप बता दीजिएगा पाकिस्तान के अंदर टूरिस्ट क्यों नहीं आते। नंबर 1, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। उनको पता ही नहीं है पाकिस्तान इतना खूबसूरत है, किसी ने दिखाया ही नहीं उनको। दूसरा बहुत बड़ा मसला, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। भाई बाहर से जो आता है ना, उसको साफ सुथरे कमरे चाहिए, उसको एक डिजिटल करेंसी पेमेंट करनी है, उसको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी है, जगह जगह बाथरूम हो। रास्ते पे चलते हुए जा रहे हैं, बाथरूम कोई नहीं, अब क्या करें? कहीं कोई फैसिलिटी नहीं है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, कहीं रुक के ले लें। फिर रोड नहीं बनी हुई, कराची से आप देखें, कराची से सक्कर तक रोड नहीं बनी हुई, कितना बुरा हाल है। फिर जहाँ रोड बनी, कितना टूरिज्म बढ़ा हमारा। कभी लोगों ने सोचा नहीं था हम गाड़ी पे पाकिस्तान घूमने जाएंगे, वो सब भी घूमने जा रहे हैं, क्योंकि रोड आगे की बन गई। सक्कर से आगे पेशावर तक की रोड बना दी, जिससे कि पूरा मुल्क घूमने में आसानी हो गई, बहुत लोग जा रहे हैं आगे। लेकिन कराची से सक्कर ही बना दो तो कितना बड़ा मसला हल हो जाएगा। तो रोड नहीं, फिर रोड बन गई तो रोड पे लोगों को इंग्लिश नहीं आ रही। भाई दुनिया भर के टूरिस्ट आते हैं, उनके हिसाब से अपनी लैंग्वेज को ज़रा डेवलप कर लो। तो ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। नंबर 3, हमारे यहाँ सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। बाहर से कोई आता है, उसको लगता है मुझे पकड़ के ले जाएंगे, मुझे किडनैप कर लेंगे। हालांकि जो भी आया पाकिस्तान में, आप उसकी वीडियोस देखें, वो कह रहा है पाकिस्तान से ज़्यादा खूबसूरत मुल्क मैंने नहीं देखा, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ उनको पसंद आती है, वो ये कहता है पाकिस्तानियों से ज़्यादा अच्छे लोग मैंने कहीं नहीं देखे।
हमारे यहाँ टूरिस्ट कम आते हैं ना, तो जब कोई टूरिस्ट आके की दुकान से कुछ लेता है, लोग कहते हैं यार ये तो अंग्रेज है, ये तो कोई जर्मन है, ये तो कोई फ्रेंच है, ये तो कोई दूसरे मुल्क से आया है। अच्छा, गोरों के साथ ज़्यादा हम करते हैं, काले तो हमारे मुल्क में आते रहते हैं ना पढ़ने के लिए नाइजीरिया वगैरह से, तो उनसे हम इतने फेमिलियर हैं कि उनको हम घास नहीं डालते। गोरे हमारे मुल्क में आते नहीं है, तो आते तो कहते हैं होटल पे खाना खाए, कहेंगे बस ठीक है कोई बात नहीं। अब वो इतना हैरान हो जाता है, ये कैसे हो सकता है कि एक होटल पे खाना खा रहे हैं, होटल वाला पैसे नहीं ले रहा। एक दुकान से कोई से कैब ले लिया, उसने कहा ठीक है कोई बात, ये कैसे हो सकता है। जहाँ जाते हैं चाय पिलाता है उनको। तो जितने भी बड़े बड़े आपके व्लॉगर्स हैं वो पाकिस्तान से बहुत इम्प्रेस्ड हैं। वो अलग बात है, उनको फिर वो भी सस्ती मिलती है, जो प्रॉपर दुकान पे जाएंगे वो उनको सस्ती लगती है अपने मुल्क के हिसाब से। इंडिया में जिसका उलट है, इंडिया में बहुत टूरिस्ट जाते हैं, उनको आदत हो गई है, तो वो खड़े होते शुरू से ही ना बस शुरू हो जाते हैं कि ये कैसे लूटूं। इतने इतने लूटने के तरीके हैं, इतने इतने, हर कोई गुजरे गरीब हूँ पैसे दे दो, गरीब हूँ, हर भीखने मांगने वालों के पीछे लग जाएगा। यहाँ तस्वीर खिंचवा ली, लाओ पैसे दो, ये कर दिया, लाओ, हर चीज़ के पैसे लोग उनसे खींचना चाहते हैं। तो बहुत स्कैम्स हैं, अगर आप खाली यूट्यूब पे लिख के सर्च करेंगे ना स्कैम्स इन इंडिया फॉर टूरिस्ट, तो टूरिस्ट ने इतनी वीडियोज डाली हैं। और क्या, चलते हुए जा रहे हैं, जूते पे कीचड़ गिरा दी गलती से, तो उसको साफ करने के पैसे ले लिए। इतने इतने तो उन्होंने स्कैम्स मौजूद हैं। खैर, तो पाकिस्तान में अभी ये मसले हैं, मार्केटिंग नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, सिक्योरिटी के मसले हैं, मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, रोड्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, सिग्नल नहीं आ रहे। अबे भाई, ये भी कोई बात हुई? पहाड़ पे चढ़ गए, कहाँ नहीं सिग्नल है? इस्लामाबाद, इस्लामाबाद द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, उसकी मार्गला हिल पे चढ़ जाओ, सिग्नल नहीं आते। अगर आप खो गए तो खो गए, चीते ने आपको खा लिया, आपको नहीं, आप किसी को कॉल नहीं कर सकते, सिग्नल नहीं आया। टावर लगा दो, एक टावर लगाने में क्या जा रहा है। तो हमारे इंटरनेशनल विजिटर्स हैं बेचारे, ये आते हैं, खुश बहुत होते हैं, लेकिन पाकिस्तान उनको बहुत रिस्की लगता है। खासतौर पाकिस्तान के कौन से एरियाज़ ज़्यादा मशहूर हैं, अगर आप जल्दी जल्दी से बता सकें? नॉर्दर्न एरियाज़ पूरे केपी के, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, मरी, ये बहुत मशहूर है, ये बड़े खूबसूरत इलाके हैं। पहाड़, पाकिस्तान की जो बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं, ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है। K2 नांगा पर्वत, ठीक है, दुनिया की बड़ी बड़ी चोटियों में से एक पाकिस्तान में। फिर पाकिस्तान का फूड बहुत लव किया जाता है, तो उसके लिए लाहौर, कराची बहुत मशहूर हैं जी, यहाँ के खाने बहुत पसंद है। इसके अलावा पाकिस्तान का डेजर्ट बहुत मशहूर है, थर का डेजर्ट, चोलिस, ये अपना इधर पंजाब का डेजर्ट। फिर पाकिस्तान के पहाड़, पाकिस्तान का समंदर भी अच्छा है, बस कचरा बहुत है, गंद मचा दी हमने उसमें बहुत, ठीक है। उसके अलावा पाकिस्तान में और क्या अच्छा है, खाना बता दिया, नॉर्दर्न एरिया बता दिया। पाकिस्तान के जो रूरल एरिया है वहाँ के विजिट करने के बहुत शौकीन है लोग, गांव देहात देखने के, लोगों से मिलने के, ठीक है। पाकिस्तान की मस्जिदें, पाकिस्तान में मकली का कब्रिस्तान, पाकिस्तान में मोहिंजो दड़ो, हज़ारों साल पुरानी वो मौजूद हैं खंडरात, जिनको देख के लोग देखने के लिए आते हैं, टूर करने आते हैं। पाकिस्तान का टैक्स एक्सचेंज रेट बहुत कम है, जिसकी वजह से यहाँ ये दूसरे लोगों को बहुत सस्ता लगता है, बहुत सस्ता। $1 दो, ₹270 आए, ओए होए, $1 में आप एक वक्त का खाना खा सकते हैं, वहाँ पे नहीं होता ऐसा। तो पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म लेकिन लोकल ज़्यादा होता है, बाहर का कम होता है। तो लोकल टूरिज्म हमेशा बच्चों की छुट्टियों से जुड़ा होता है, तो इसलिए लोकल टूरिज्म क्या है, सीजनल है। कब होता है? गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, सब लोग पहुंच जाते हैं, एक साथ पहुंचते हैं, रश हो जाता है, फिर फंस जाते हैं, फिर एक साथ वापस आ जाते हैं, फिर वो खाली बैठे रहते हैं। फिर वो जब उनको पता है कि साल में 2 महीने कमाना है, तो बहुत प्राइस रखते हैं, फिर बहुत एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज करते हैं। इसलिए अब हम कहते हैं लोगों से मरी ना जाओ भाई, लूटते हैं बहुत ज़्यादा। लोग मर गए थे कितने मरी में, याद है? तो ये मैंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके, पाकिस्तान में एक हुंजा वैली है, उसका बहुत ज़बरदस्त कल्चर है, बड़ा मशहूर है। चित्राल बहुत खूबसूरत जगह है, वहाँ पे बाकायदा स्पोर्ट्स भी होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव जगह है पाकिस्तान के अंदर, दुनिया भर को अट्रैक्ट करने के लिए। शेंदूर एक जगह है। पाकिस्तान का एक छोटा सा कारोबार उन्होंने और नोट करा दिया, मैं बता देता हूँ। कॉल सेंटर्स पाकिस्तान में बहुत आ रहे हैं। अब एक चीज़ इन्होंने अभी और नहीं लिखी, वो सॉफ्टवेयर हाउस है। कॉल सेंटर क्या होता है? दुनिया भर में मार्केटिंग के लिए, फ़ोन मार्केटिंग के लिए लोगों को यूज़ किया जाता है। इसी तरह से मेरे कंपनी में कोई फ़ोन करे तो कोई फ़ोन उठा ले और बता दे लोगों को तफसीलात कि भाई मेरी कंपनी में क्या क्या होता है।
ये कॉल सेंटर कहलाता है। जैसे जैज़ को आप कॉल करते हैं, मोबाइल ऑपरेटर को कॉल करते हैं, तो आपकी कंपनी से रिलेटेड कोई बात की जा सकती है। बाहर के मुल्कों में ऐसा एक बंदा बिठाना बहुत कॉस्टली पड़ता है। मिसाल के तौर पे अगर अपने बाहर के बंदों में उनको एक कॉल बंदा बिठाने के लिए $1,000 देने पड़ गए, $1,000 का कितना मतलब हुआ पाकिस्तानी, 2,70,000 रुपये। उसमें आप 5 बंदे 6 बंदे बिठा सकते हैं आराम से पाकिस्तान में, सही है, बल्कि शायद 8 बंदे बिठा सकते हैं। तो इसलिए उनको सस्ता पड़ता है छोटे मुल्कों में कॉल सेंटर कायम करना। तो पाकिस्तान में कॉल सेंटर बिजनेस काफ़ी है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर हाउस में क्या हुआ कि अब सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर छोटे छोटे काम, बहुत से काम सॉफ्टवेयर के ऐसे निकलते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड काम होते हैं। आपको बाकायदा कोई स्टैब्लिश बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस आना ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ी कंपनी है इसी को काम देंगे। काम इतने छोटे छोटे बहुत सारे आना शुरू हो गए हैं लाखों की तादाद में, कि उसके लिए कोई छोटा सा घर पे बैठा हुआ एक बंदा भी उस काम को करके दे सकता है। उसके लिए प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, जहाँ से वो आप काम पकड़ सकते हैं और बहुत थोड़े से पैसे मिलते हैं, $5, $8, $10, $20 इसका काम होता है। लेकिन ऐसे रोजाना बहुत सारे काम आते हैं। तो यूं बहुत सारे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हाउसेस खुल गए जिनमें 8-8 10-10 लोग हैं और वो ऐसे काम पकड़ पकड़ के अच्छे खासे लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो ये भी हमारा, इसके अलावा थोड़े फॉर्मल सॉफ्टवेयर हाउस भी हमारे यहाँ माशाल्लाह खुल गए, जो कि बाकायदा प्रॉपर काम पकड़ रहे हैं, प्रॉपर काम इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए करके दे रहे हैं। तो ये हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर का काम हो गया। अब पूरा एक अलग टर्शरी में पूरा एक अलग बड़ा सा काम है, उसको अलग ही चैप्टर बना दिया उन्होंने। ये है ट्रेड का काम, एक जगह से चीज़ खरीदना दूसरी जगह बेचना, जिसमें रिटेलर्स वगैरह आते हैं। तो ये पूरा अलग चैप्टर है, इसको हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ तक के लिए उम्मीद है आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।